हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो आपका इंतज़ार ख़त्म करते हैं और आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 ऑफ हिस्ट्री, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो जैसे कि आपको बताया गया था कि चैप्टर 1 से हम शुरू कर रहे हैं, तो चैप्टर 1 के लिए आप एक नोटबुक और अपनी बुक लेके बैठ जाइए और साथ साथ चैप्टर को रीड करना है, ठीक है। और एक अच्छी सी जगह ढूंढ लीजिए जहाँ पर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे और सिर्फ आप और हमारी वीडियो चले, ठीक है। तो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम जैसे कि है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप आपको पता है वर्ल्ड का एक 7 में से एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है, जो कि आपने वर्ल्ड मैप पे आपको मैं लोकेट करके दिखा रहा हूं। सो नेशनलिज्म एक और वर्ड है जिसका मीनिंग समझ में आना चाहिए, तो आपको चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर होगा कि चैप्टर बनाया क्यों गया है। तो दोस्तों नेशनलिज्म जो वर्ड है, नेशनलिज्म का मतलब होता है कि आपका अपने कंट्री के लिए फीलिंग होना या आपका अपने ग्रुप के लिए फीलिंग होना, ठीक है, एक कॉमननेस की फीलिंग, एक टच, एक कनेक्शन होना, दैट इज कॉल्ड नेशनलिज्म। सो नेशनलिज्म यू कैन कॉल योर फीलिंग टुवर्ड्स नेशन, towards your people, towards race, all this that connects you from all your nearby community, that is called nationalism। ये फीलिंग हम सभी में पाई जाती है। कैसे पाई जाती है? ये फीलिंग हमारे अंदर है कि हमें दिखाई देता है, हम बहुत सारे इवेंट पर व्यक्त करते हैं। जैसे कि आप देखते हो जब इंडिया क्रिकेट मैच जीतता है तो हम सभी पटाखे फोड़ते हैं, हम सभी खुश हो जाते हैं, जबकि हमें कुछ नहीं मिल रहा होता। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमें लगता है कि हमारे देश ने कुछ जीता है, हमारे लोगों ने कुछ जीता है, या हमारे किसी सोल्जर की डेथ होती है तो हम सभी परेशान होते हैं, हम सभी दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हमारा कुछ लॉस हुआ है। ये लॉस ये क्यों फील होता है? बिकॉज ऑफ द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, कि हम सभी वो चीज फील करते हैं कि हमारा हमारी कंट्री से कोई रिलेशन है। ये फीलिंग जो आज है ये ऐसा नहीं था कि हमेशा से ये चीजें थी। क्यों नहीं था? क्योंकि ये फीलिंग राइज होती है 18th सेंचुरी में। 18th सेंचुरी में ये फीलिंग यूरोप में राइज होती है और फिर यूरोप की कंट्रियों से होते हुए ये पूरे वर्ल्ड में फैलती है। इसी को हमें समझना है कि ये फीलिंग आई कहां से, हमारे अंदर ये जो फीलिंग है ये कैसे आई। यही आपका चैप्टर का इंट्रोडक्शन है और इसी को हमको पढ़ना है। क्योंकि इस फीलिंग के बेस पर पहले दोस्तों कंट्रियां ऐसी नहीं थी जैसी आज की सिचुएशन में है, प्लस लोग इतने कनेक्ट फील नहीं करते थे जितने आज फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले की जो कंट्रियां होती थी वहां पर राजा रूल कर रहे हैं, राजा के अंदर बहुत सारी कम्युनिटियां रह रही हैं, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग ग्रुप रह रहे हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले ग्रुप रह रहे हैं, बट वो सारे लोग अपने आप को एक नहीं मानते थे। लेकिन आज के टाइम में कैसा है, अगर एक गवर्नमेंट है, एक किंगडम है, तो एक एम्पायर, मतलब अगर एक कंट्री है तो वो सब अपने आप को एक मानते हैं। ये क्यों मानते हैं? बिकॉज ऑफ दैट फीलिंग। सो ये फीलिंग यूरोप में राइज हुई और यूरोप की इस फीलिंग की वजह से बहुत सारी नई नई कंट्रियों का ओरिजिन हुआ, जिसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। कैसे फ्रांस में चेंजेस आए, कैसे जर्मनी नाम की कंट्री का राइज हुआ, ठीक है, जो कि पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, और भी बहुत सारी छोटी मोटी कंट्रियां यहाँ पर राइज होती हैं। सो ये आपके चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अब मैं आपको सीरीज वाइज चैप्टर से शुरू कर रहा हूं। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ये आपके चैप्टर का फर्स्ट पेज है। यहाँ पर एक इमेज बनी हुई है। ये इमेज स्टैचू ऑफ लिबर्टी की बनाई हुई है, ठीक है। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी की इमेज फ्रेडरिक सोरियो ने बनाई थी, जो कि 1848 में बनाई गई है। इसमें बहुत सारे लोग आपको मार्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सारे लोग कंट्रियों का फ्लैग लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कंट्रियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो दो कंट्रियां हैं स्विट्जरलैंड और यूएसए, उन दोनों का फ्लैग सबसे आगे खड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो कंट्रियां इसको क्रॉस कर चुकी हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उन कंट्रियों में नेशनलिज्म की फीलिंग पहले ही राइज हो चुकी है और वो दोनों कंट्रियां नेशनलिज्म के बेसिस पर पहले ही बन चुकी हैं।
उसके बाद फ्रांस उसके पास खड़ा हुआ है, जो कि उस डेट के आसपास नेशनलिज्म की फीलिंग के साथ आगे बढ़ने के लिए राइज हो चुका है। एंड उसके पीछे फिर जर्मनी के साथ साथ ऑस्ट्रिया, आयरलैंड, हंगरी, रशिया, इन सब का मैप लोगों ने पकड़ा हुआ है, और उसके पीछे और भी बहुत सारी कंट्रियां लाइन में लगी हुई हैं। तो ये सब हमें क्या दिखा रहा है कि ये कंट्रियां कैसे एक के बाद एक सभी में नेशनलिज्म राइज होता है, और हमें इस चैप्टर में यही समझना है कि इन सारी कंट्रियों में कैसे नेशनलिज्म राइज होता है। जो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी की जो ये इमेज बनाई है फ्रेडरिक सोर्यू ने, इसके एक हाथ में टॉर्च है और एक हाथ में चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन एंड वुमेन है। ये चार्टर जो है ये फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन जो आया था उसको दिखाता है। उसमें जो वुमेन के लिए, मैन के लिए राइट दिए गए थे, लोगों के लिए जो राइट दिए गए थे, उसकी बात कर रहा है, ठीक है। एंड जो हाथ में टॉर्च पकड़ी हुई है, वो टॉर्च एनलाइटनमेंट का सबूत है कि लोग अब राइज हो रहे हैं, लोगों का माइंडसेट डेवलप हो रहा है, उनमें एनलाइटनमेंट आ रही है, उनमें थोड़ा सा बुद्धि आ रही है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। सो ये इमेज हमें ये दिखाती है, और उसको ऊपर से देवी देवता आशीर्वाद दे रहे हैं, जो भी गॉड गॉडेसेस हैं, ठीक है, वो सभी आशीर्वाद दे रहे हैं कि सभी लोग इसको फेवर कर रहे हैं कि जो ये नेशनलिज्म के बेसिस पर कंट्रियां राइज हो रही हैं, कि सभी में आपस में एक फीलिंग है, जो कंट्रियों में लोग रह रहे हैं सभी में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एंड यहाँ पर जो कुछ कचरा पड़ा हुआ है, वो कचरा दिखा रहा है ये मोनार्की के जो सबूत हैं, जो सिंबल हैं, वो सब गिरकर पड़े हुए हैं, जो आगे कचरा पड़ा हुआ है। तो ये सब दिखा रहा है कि अब एब्सोल्यूटिज्म, जो मोनार्की है, जो राजा वाला सिस्टम है, वो ख़त्म होगा, और धीरे धीरे डेमोक्रेसी या रिपब्लिक वाला सिस्टम चालू होगा। और ये डेमोक्रेसी और रिपब्लिक जब होगा तो नेशनलिज्म वाली फीलिंग भी लोगों में होगी। सो ये आपका इमेज, और जो फर्स्ट और सेकंड पेज है, जब आप इसको रीड करोगे तो आपको समझ आएगा कि ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है। सो आप इसको रीड करिए एक बार। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके चैप्टर फर्स्ट में स्टार्टिंग पेज पे एक इमेज बनाई हुई है, जो कि फ्रेडरिक सोर्यू ने बनाई है। ये इमेज बनाई गई थी 1848 में, ठीक है। ये एक इमेजिनरी उसकी कल्पना थी, या आप कह सकते हो उसका जो वास्तव में जो प्रिंट था वो एक इमेजिनरी प्रिंट था, ठीक है। उसमें उसने दिखाया है स्टैचू ऑफ लिबर्टी को, ठीक है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जिसने एक हाथ में टॉर्च पकड़ी हुई है, एक हाथ में राइट ऑफ चार्टर्स ऑफ मैन एंड वुमेन है। जो टॉर्च है वो प्रतीक है एनलाइटनमेंट का, जो राइट ऑफ चार्टर ऑफ मैन एंड वुमेन है वो है कुछ राइट्स की, लोगों को कुछ राइट मिलने वाले हैं, ठीक है, राइट होंगे लोगों के पास, वो उसका प्रतीक है। उसके सामने से बहुत सारी कंट्रियां गुजर रही हैं, जिसमें से यूएसए और स्विट्जरलैंड उसको क्रॉस कर चुकी हैं। फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, आयरलैंड, हंगरी, रशिया, ये सब उसकी लाइन में लगी हुई हैं, ठीक है। एंड फ्रांस उसके बिल्कुल टच में खड़ी हुई है, क्योंकि 1848 के आसपास वहां पर भी नेशनलिज्म का राइज हो चुका था, उससे पहले ही हो चुका था, लेकिन यहाँ पर वो नेशनलिज्म के बेसिस पर एक कंट्री बनने की प्रोसेस में आ चुकी थी, ठीक है। सो ये इमेज क्या दिखा रही है? ये इमेज दिखा रही है जो नेशनलिज्म के बेसिस पर कैसे यूरोप में कंट्रियां बननी शुरू हुई, स्टार्टिंग से लेकर बाद तक, और फिर धीरे धीरे, और फिर पूरा वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रियां उसकी लाइन में लगी हुई हैं। सो मेन कुछ जो 7-8 कंट्रियां थी वो एक लाइन में लगी हुई हैं। सो मेन इमेज एक बहुत इजी तरह से समझाई गई है, जिसमें ये कहा गया है कि इमेज बता रही है कंट्रियां लाइन में लगी हुई हैं नेशनलिज्म के बेसिस पर आगे बढ़ने के लिए, और उनके आसपास कुछ कचरा पड़ा हुआ है। जो कचरा है वो एब्सोल्यूट जो मोनार्की थी, जो राजा महाराजा वाला सिस्टम था, जिसमें लोगों को एक टाइट करके रखा जाता था, लोगों को बहुत सारे राइट नहीं मिलते थे, लोगों के पास कोई अधिकार नहीं थे, उस सब के सिंबल्स पड़े हुए हैं, जो कि दिखा रहा है ये चीजें खत्म होने वाली है और नई तरह का एक सिस्टम आने वाला है। सो फर्स्ट पेज में यही बात की हुई है कि ये सारी चीजें हो रही हैं, और इसने एक नई तरह की सोसाइटी को जन्म दिया है, जिसको हम बोलते हैं नेशन स्टेट, जो कि फर्स्ट पेज के एंड वाले पैसेज में आपको मिलेगा एक टर्म नेशन स्टेट, ठीक है। ये जो टर्म है ये आपने सभी दोनों के बारे में सुना हुआ है, लेकिन एक साथ क्यों लिखा हुआ है? इन दोनों का साथ में मीनिंग क्या होता है? देखो, साथ में मीनिंग अगर हम पहले इसको देखें, ये मेन टर्म हमें समझनी है, क्योंकि ये हमारे चैप्टर में आगे चलेगी। लेकिन ये राइज कहां से हुई? देखो, पहले होता था स्टेट,
अभी तक हमारी कंट्रियां कैसी थी, स्टेट। स्टेट क्या होता है, जहां पर एक राजा है और राजा के पास एक एरिया है, जिस एरिया पर उसका कब्जा है, लोग को उसको फॉलो करना है, चाहे वो लोग आपस में एक दूसरे को साथ जानते हैं नहीं जानते, लेकिन उस राज्य में रह रहे हैं और उनको राजा के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। बट एक टर्म आती है नेशन। नेशन का मतलब होता है, जैसे हम ये वर्ड चैप्टर पढ़ने नेशनलिज्म, इससे रिलेट कर सकते हो आप, जो अभी आपको समझाया गया है। नेशन जहां पर होता है वहां पर पर्पस एरिया से नहीं है, वहां पर फीलिंग से पर्पस है कि लोग जो रह रहे हैं वो आपस में एक कॉमननेस की फीलिंग है, चाहे वो किसी के अंडर में ही क्यों न रह रहे हो, लेकिन उनके अंदर एक कॉमननेस की फीलिंग है। तो ये हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में रूल कर रहे थे तो उस टाइम पे बहुत सारी रियासतें थी, तो राजा महाराजा थे, तो उनको हम स्टेट बोलते हैं, रियासतों को, ठीक है। स्टेट्स थे बहुत सारे, क्यों? क्योंकि एक राजा था, उसके पास बाउंड्री थी और लोग रह रहे थे उस बाउंड्री के अंदर, एक टेरिटरी थी उसके अंदर लोग रह रहे थे, ठीक है। सो वो हो गया एक स्टेट। लेकिन इंडिया ब्रिटिशर्स के टाइम पर नेशन भी था। नेशन कैसे था कि लोगों में फीलिंग थी, बहुत सारे लोग राइज हो रहे थे, लोग अपने देश, अपने आपको ब्रिटिशर से आजाद कराने के लिए अपने आप को कॉमन समझ रहे थे कि हम सभी एक चीज से परेशान है, वो है ब्रिटिशर। सो वो थी, नेशन भी था इंडिया उस समय, क्योंकि फीलिंग थी, नेशन की भी फीलिंग थी। लेकिन इंडिया उस टाइम पे नेशन स्टेट नहीं था। नेशन स्टेट क्या होता है, जहां पर ये दोनों का मिक्स जो डेफिनेशन है, मतलब दोनों की फीचर हमें देखने को मिले कि वहां पर लोग जो रह रहे हैं प्लस जो इंस्टीट्यूशन है, सारे लोग सभी मिलजुल कर रह रहे हैं। जो राजा भी है वो भी उसी कॉमन आइडेंटिटी से बिलोंग करता है, सभी लोग कॉमन हिस्ट्री शेयर कर रहे हैं, सभी लोग कॉमन कल्चर शेयर कर रहे हैं। ये जैसे अब हमारे देश की जो गवर्नमेंट है, जो लीडर्स बनते हैं, जो रिलीजन के बेसिस पर सभी लोग सेम होते हैं, उनकी भी सेम हिस्ट्री रही है, हमारी जो कॉमन ग्रुप है उनकी भी सेम हिस्ट्री रही है। सो वो है नेशन स्टेट। एक बार इसको दोबारा रिवाइज करते हैं। स्टेट का पर्पस है केवल बाउंड्री से, बाउंड्री है और लोग है वहां पर और कोई लेना देना नहीं है। नेशन का पर्पस है फीलिंग, फीलिंग से, फीलिंग ऑफ पीपल, कि लोगों की फीलिंग से, कि लोग आपस में क्या फील कर रहे हैं, लोग कॉमननेस, कनेक्टेडनेस, ये सब फील कर रहे हैं, तो ये नेशन है। नेशन स्टेट जहां पर फीलिंग भी है प्लस बाउंड्रीज दोनों है, कि लोग एक एरिया में रह रहे हैं प्लस वो कनेक्टेड भी है, आपस में मिलजुल कर भी रह रहे हैं, गवर्नमेंट भी वो रूल कर रहे हैं जो कॉमन ग्रुप है उसमें से ही रूलर भी है। ये सब हो गया नेशन स्टेट। तो स्टेट में बाउंड्री होगी, लोगों में फीलिंग हो ना हो, अलग ले रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। नेशन में लोगों में फीलिंग होगी, चाहे उनके पास बाउंड्री हो या ना हो। एक नेशन के लोग, हम कहते हैं इंडिया, इंडियन अपने आप को, तो एक वो नेशन की फीलिंग है, चाहे इंडिया अमेरिका में रह रहा हो, इंडियन पाकिस्तान में रह रहा हो, इंडियन किसी और कंट्री में, वो सब नेशन का पार्ट है, क्योंकि उनमें फीलिंग है। सो जब तक फीलिंग से रिलेशन है इसका, तो ये नेशन। नेशन स्टेट फीलिंग भी है और एरिया भी है, सो वो नेशन स्टेट है, ठीक है। ये चैप्टर आपको यही समझने में मदद करेगा कि ये नेशन स्टेट कैसे बने, क्योंकि पहले सभी स्टेट थे, नेशन था ही नहीं। स्टेट्स में नेशन की फीलिंग राइज हुई और ये स्टेट प्लस नेशन मिलकर बना नेशन स्टेट। अगर हम नेशन स्टेट और नेशन स्टेट का फर्क समझें तो एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक एरिया है, इस एरिया में एक राजा का रूल है, ठीक है। यहां पर बहुत सारे ग्रुप रहते हैं, बहुत सारे ग्रुप रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे ग्रुप यहां पर रहते हैं, अलग अलग ग्रुप रह रहे हैं, राजा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे स्टेट। क्यों? क्योंकि यहां पर स्टेट का फीचर है, एक बाउंड्री है, लोग आपस में कॉमन नहीं है, उनमें आपस में कोई फीलिंग नहीं है, ठीक है। राजा है, रूल कर रहा है, लोगों को ये पता है कि हमें राजा के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, इस वजह से हम साथ में रह रहे हैं और कोई लेना देना नहीं है। डिफरेंट एक एरिया है, यहाँ पर कोई बाउंड्री नहीं है, बट यहाँ पर लोग रह रहे हैं, या फिर यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो सभी कॉमन है, इसको हम बोलेंगे नेशन। क्यों? क्योंकि सभी में एक फीलिंग है, इनका कोई बाउंड्री से लेना देना नहीं है, ठीक है। यहां पर भी मान लो अगर एक कॉमन ग्रुप है जो आपस में कॉमन हिस्ट्री शेयर कर रहा है, तो इसको भी हम नेशन बोल सकते हैं, क्योंकि कॉमन जो लोग हैं उस ग्रुप के लिए रेफर किया जाएगा कि वो आपस में नेशन का पार्ट है, ना कि पूरे बाउंड्री के लिए, ठीक है। एक एरिया है,
जहां पर एक रूलर है जो रूल कर रहा है, साथ में बहुत सारे ग्रुप हैं, बहुत सारे ग्रुप नहीं है, सारे जितने भी लोग हैं वो सब अपने आप को एक फील करते हैं। वो हालांकि अलग हो सकते हैं लेकिन सभी अपने आप को एक कनेक्टेड फील करते हैं, इस कंट्री से बिलोंग फील करते हैं। उनको ये पता है ये देश हमारा है, ये बाउंड्री हमारी है। तो यहाँ पर बाउंड्री भी है, प्लस यहाँ पर बाउंड्री भी है, प्लस यहाँ पर फीलिंग भी है। अब इसमें से कुछ लोग बाहर निकलकर मान लो कहीं दूसरे देश में रहने लग जाते हैं, तो क्या ये लोग इस नेशन का पार्ट नहीं है? तो भी ये इस नेशन का पार्ट है, क्योंकि इनके अंदर फीलिंग है। तो ये नेशन स्टेट का कंसेप्ट क्या है कि लोग जो रह रहे हैं किसी भी कंट्री में वो मिलजुल कर रह रहे हैं, एक दूसरे को टच में, एक दूसरे के लिए फीलिंग आपस में रखते हैं। स्टेट लोग रह रहे हैं बट कोई फीलिंग नहीं है। नेशन फीलिंग है लोगों में, उसको ही हम नेशन बोलेंगे। सो नेशन का लेना देना आपस में एक कॉमन फीलिंग से है, एक कॉमन कल्चर से है, इसको हम नेशन बोलेंगे। ठीक है। सो पहले स्टेट थे, नेशन वाली फीलिंग थी ही नहीं लोगों में। नेशन वाली फीलिंग आई नेशनलिज्म की वजह से, और ये फीलिंग आने के बाद बाउंड्रीज और प्लस फीलिंग कंबाइंड हुई और कंट्रियां नेशन स्टेट बनने लगी। ये कैसे हुआ, यही हमें चैप्टर में समझना है। सो थैंक यू गाइस, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा और आगे कंटिन्यू करेंगे। साथ साथ रीड करना, यहां से एक बार माइंड में मैप क्लियर करो कि चैप्टर में फर्स्ट 2 पेजेस में आप पढ़ने के वाले हो। अगले पेज पर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच।